नमस्कार साथियों, प्यारे मित्रों, अभिवादन स्वीकार करिएगा। राजस्थान से हिंदी शिक्षक चंद्रभान सिंह हाड़ा का विवेचना में आज प्रस्तुत है आपके लिए क्लास 12th हिंदी अनिवार्य से आरोह भाग 2 और अध्याय का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जी की जो प्रसिद्ध कविता है बादल राग, वो आरोह भाग 2 क्लास 12th विद्यार्थियों के लिए हिंदी अनिवार्य के पाठ्यक्रम में इसका एक अंश संकलित किया गया है। तो परीक्षा की दृष्टिकोण से जो आरबीएसई सीबीएसई के विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं और इस साल या इस वर्ष परीक्षा के लिए जो बैठने वाले हैं, उनके लिए आज हाड़ा कॉम्पिटेटिव क्लासेज का मंच आपके लिए लेकर आया है पूरा कंप्लीट पैकेज, जिसमें पूरे तरीके से पाठ से संबंधित सटीक व मूल पदों की व्याख्याएं प्रस्तुत की जाएंगी, प्रश्नोत्तर बताए जाएंगे, किस तरह से महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस पाठ से बन सकते हैं और आपको आंसर में किस तरह की लैंग्वेज यानी भाषा का प्रयोग करना है और कितना अंश लिखना है। इन सारी जानकारियों को आपके बीच समयबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा। तो आइएगा, इसकी शुरुआत करते हैं आज कविता के सटीक पदों की व्याख्या के साथ। ये इस अंश पर मेरा पहला पार्ट है, तो बिना कोई भूमिका के, बिना कोई देर करते हुए शुरुआत करते हैं आरोह भाग 2 से। प्रसिद्ध कविता बादल राग लिखी गई है या जिसके मूल लेखक है निराला। आरोह भाग 2 क्लास 12th के विद्यार्थी हिंदी अनिवार्य पाठ्यक्रम में संकलित की गई है। अध्याय 7 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रसिद्ध कविता बादल राग। बादल राग जो कविता है, उसके संदर्भ में किस तरह के तथ्य बन सकते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से, और जो आपको ये कविता के मूल भाव को समझने में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको ध्यान रखनी है। तो आइएगा देखते हैं कविता के परिचय से। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं मित्रों, आप ध्यान रखिएगा। पहली जानकारी, निराला ने बादल राग शीर्षक से, अब एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है कि निराला ने बादल राग नाम से कितनी कविताएं लिखी है। तो आप याद रखिएगा, निराला ने बादल राग कविता नाम से 6 कविताओं की रचना की है। पाठ्य पुस्तक में उनकी बादल राग कविता जो है वो अनामिका कविता संग्रह से संकलित की गई है। यानी कि निराला की बादल राग कविता जो आपके आरोह भाग 2 क्लास 12th में लगाई गई है, वह निराला जी के प्रसिद्ध काव्य संकलन अनामिका से संकलित की गई है। इस कविता में यद्यपि प्रकृति का चित्रण किया गया है, परंतु यह उपदेशात्मक अधिक है। प्रकृति है, उपदेशात्मक प्रवृत्ति है। निराला का काव्य संसार जो है वो उत्तरोत्तर विकास करता जाता है। जब वो छायावाद की भावभूमि पर कविता लिखते हैं तो छायावादी निराला हमें दिखाई देंगे, पर उनके भावों में विकास, विकसनशील उनकी कविताएं रही है। वही छायावादी कवि निराला कुछ कविताओं के बाद प्रगतिवादी विचारधारा के कविताएं लिखते हुए भी हमें दिखाई देंगे, जैसे कि वह तोड़ती पत्थर, भिक्षुक आदि। तो उसी तरह की कविता है ये, जो प्रगतिवादी विचारधारा को अपने में समाहित किए हुए है। इसका स्वर जो है वह प्रगतिवादी विचारधारा को ज्यादा संकेतित करता है और कविता की जो मूल प्रवृत्ति है वो उपदेशात्मक है। इसके प्रथम भाग में बादल के कोमल और काम्य रूप का वर्णन किया गया है। इसके पहले भाग में कोमल व काम्य रूप बादल का कैसा है उसका स्वरूप वर्णन किया गया है, परंतु द्वितीय भाग में बादल को क्रांतिकारी और अति शक्तिशाली चित्रित किया गया है। इसके द्वारा यानी बादल राग कविता के द्वारा कवि ने सामूहिक क्रांति की घोषणा करके जहां उसकी अनिवार्यता को यानी क्रांति की अनिवार्यता को संकेतित किया है, वहां उसे दलित जनों, गरीब जनों, शोषित व्यक्तियों का सहायक और शोषकों का, पूंजीपति वर्ग का, शोषण करने वालों का विनाश करता भी बताया है बादल को। आगे देखिएगा, इस दृष्टि से बादल को
विप्लव का प्रतीक और क्रांति का दूत। ये बहुत खूबसूरत विशेषण बादल के लगाए गए हैं। विप्लव का प्रतीक और क्रांति का दूत चित्रित करके कविवर निराला ने बादल को सामाजिक विसंगतियों एवं विषमताओं का संहारक चित्रित किया है। सामाजिक विसंगतियों और विषमताओं को दूर करने वाला इस कविता में निराला बादल को चित्रित करते हैं। बादल का गर्जन तर्जन, अश्निपात यानी बिजलियों का गिराना, मूसलाधार वर्षण आदि जहां प्रकृति में जल प्रलय मचा देता है, वहां वह शोषितों को, जिनका शोषण हो रहा है, शोषकों का सामना करने की शक्ति प्रकट करने का संदेश भी देता है। तो इस तरह से बादल राग कविता को समझने में ये कुछ संकेत हैं, कुछ तथ्य हैं जो कि आपको बताना जरूरी था। ये मूल भाव को समझने में आपको बेहद मदद करेंगे मित्रों। इन विचारों के साथ हम इस कविता में आगे बढ़ेंगे। तो आइएगा शुरुआत करते हैं। निराला की यह कविता मूल संवेदना की दृष्टि से अतीव ओजस्वी और विशिष्ट है। ओजस्वी होना तो है ही, क्योंकि ये लिखी गई है महाप्राण निराला के द्वारा, उनकी अपराजेय निराला की लेखनी से। ऐसा कवि जिसने हार स्वीकार नहीं की, ऐसा कवि जिसकी लेखनी ने ऐसे पात्रों को हिंदी साहित्य में चित्रित किया जिन्होंने कभी हारना नहीं सीखा, जिन्होंने कभी मेहनत से अपने को हटाना नहीं समझा। ऐसे पात्र जिनकी जीवटता हिंदी लिटरेचर में आज भी अविस्मरणीय है। तो ऐसे जीवट के कवि हैं निराला, ऐसे ओज के कवि हैं निराला, ऐसे अपरोज, मतलब हम ये कह सकते हैं बसंत के अग्रदूत के निराला, महाप्राण निराला। क्या ये जो कविता है बादल राग, आइएगा इसकी व्याख्या किस तरह से हो सकती है, कैसी अर्थ छायाएं ये कविता अपने में रखती है, कैसे उनका चित्रित किया गया जो बादल है वो विप्लव का दूत और क्रांति का संदेशवाहक बनकर इस कविता में आपके समक्ष उपस्थित होता है। तो आइएगा कोशिश करते हैं उन छिपे हुए अर्थों को बाहर लाने की, ताकि विद्यार्थी सटीक और सम्यक आंसर दे सके। हम कोशिश करेंगे कविता के साथ अधिक से अधिक न्याय करने का। आइएगा मित्रों, साथ सफर शुरू करते हैं। ये पहला अंतरा मैं आपके लिए पढ़ूंगा और फिर ये संपूर्ण यानी अलग अलग पार्ट में, कविता तो एक साथ है पर आपको समझाने के लिए पहले व्याख्या का एक हिस्सा, क्योंकि बोर्ड पेपर में आपने देखा होगा कुछ पार्ट आता है, सारी व्याख्याएं नहीं आएंगी, वो आपको तिल तंडुल न्याय से चेक करते हैं कि कुछ हिस्सा आपको दे देंगे इतना, और उसकी सब प्रसंग व्याख्याएं आपसे करवाएंगे। तो देखिएगा इसी तरह से मैं थोड़ा सा हिस्सा आपके बीच में कविता का पढ़ता हूं, फिर एक एक लाइन टू लाइन उनके अर्थों को हम समझने का सम्यक प्रयास करेंगे। कविता इस तरह से शुरू होती है, जो संकलित अंश आपके किताब में लगाया गया। तिरती है समीर सागर पर, निराला जी की ओजस्वी वाणी प्रारंभ हो जाती मित्रों। तिरती है, तैरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया, यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर्मे पृथ्वी के आशाओं से, नव जीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ए विप्लव के बादल। तो इस तरह से यह कविता अपना पहला अंतरा कंप्लीट करती है और इसमें बहुत सी बातें मित्रों समझने की है। यह सामासिक कवि है, इनकी भाषा जो है वो सामासिकता के गुण से युक्त होती है। कई सारी ध्वनियां, अर्थ छवियां, प्रसंग और प्रासंगिक क्षमताओं के साथ अपने में ये शब्द लिए हुए हैं। तो कोशिश करते हैं उन ध्वनियों, उन शब्दों में छिपे हुए
अर्थ गांभीर्य को खोलने का। तो आइएगा मेरे साथ। अब प्रसंग आप कैसे लिखेंगे, क्योंकि मुझे 12th के विद्यार्थी को ध्यान में रखते हुए ये सारी बातें बतानी है। जब आप बोर्ड कॉपी में आपका आंसर लिख रहे होंगे तो आपकी लेखनी आपके व्यक्तित्व का निर्माण करेगी, आपकी भाषा शैली ये बताएगी कि विद्यार्थी का जो अध्ययन है, उसकी जो मेहनत है, उसकी जो समझ है वो कितनी गहरी सटीक है। तो आइएगा प्रसंग की शुरुआत करते हैं हम। जैसे इस तरह से अगर पंक्तियां आ जाए तो आप प्रसंग की शुरुआत कैसे करेंगे। आप लिख सकते हैं प्रस्तुत काव्यांश, यानी कि जो आपके बोर्ड एग्जाम में दिया हुआ होगा, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित काव्य संग्रह अनामिका की कविता बादल राग के छठे खंड से प्रकाशित है या संकलित है। यह आपका फर्स्ट पेरा। अब आप इसमें गौर करें, हमने रेफरेंस में कोशिश की है सारी चीजों को मिलाने की, जैसे कि कवि कौन है, ये जो संकलित की गई है ये कहां से ली गई है, यानी इसका मूल आधार क्या है। जैसे मूल आधार हम कहेंगे कि अनामिका से ली गई। अनामिका में जो बादल राग है उसके भी अलग अलग पार्ट है, उस बादल राग के कौन से खंड से आपके यहां पर संकलित की गई है, तो छठे खंड से प्रकाशित है। तो आपने ये बता दिया है कि आपको कविता का संदर्भ पता है और यह सटीक होना चाहिए। अब दूसरे पैराग्राफ में हम किस तरह से शुरुआत करेंगे, हम ये कहेंगे कि जो पार्ट हमारे लिए व्याख्या में दिया हुआ है उसमें क्या भाव बताया हुआ है। तो देखिए, कवि निराला यहां बादल का आह्वान क्रांति के रूप में कर रहे हैं। बादल नवजीवन नव क्रांति के प्रतीक हैं। तो यह आपका प्रसंग हुआ। अब व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही हम व्याख्या की ओर बढ़ते हैं तो लाइन टू लाइन, वो ऊपर की जो मैंने 6 या 7 लाइनें पढ़ी है उनकी लाइन टू लाइन व्याख्या आपके बीच वर्ड टू वर्ड करने की मैं कोशिश करूंगा। आप देखिए, पहली 2 पंक्तियां हैं कि तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। अब शुरुआत हम जैसे व्याख्या करेंगे, इस प्रसंग के बाद लिखना चालू करेंगे तो कैसे लिखेंगे। तो पहले उसका भूमिका, उसकी पृष्ठभूमि थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि कवि निराला बादलों को क्रांति के प्रतीक बताते हुए नवजीवन का आह्वान कर रहे हैं। वे कहते हैं कि, अब क्या कर रहे हैं निराला, ये आप कविता की जो पंक्तियां मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी वहां से आप वहां देखा था हमने कि ये जो कविता है इसमें उनकी थीम क्या है, उद्देश्यात्मक है कविता। बादल को निराला जी क्रांति का अग्रदूत मानते हैं। क्रांति क्यों जरूरी है समाज के लिए, इक्वेलिटी के लिए, क्योंकि समाज में वेरिएशन ज्यादा है। पूंजीपति वर्ग ने अनुचित साधनों के द्वारा गरीबों का, शोषितों का शोषण कर लिया है। अब सम्यक व्यवस्था के निर्माण के लिए क्रांति की जरूरत है और क्रांति के प्रतीक के रूप में बादल का आह्वान कविता में निराला कर रहे हैं। तो आप देखिएगा, कवि निराला बादलों को क्रांति के प्रतीक बताते हुए नवजीवन का आह्वान कर रहे हैं। वो कहते हैं, कवि बादल को संबोधित करते हुए कहता है कि, बादल को संबोधित है, संबोध है इसमें बादल, हे क्रांति रूपी बादल। वो पूरी पंक्तियां आप देखिएगा, उसमें कहा भी है, ये देखिए मैं बताऊं आपको, ये बुला रहे हैं, ये लास्ट में ए विप्लव के बादल संबोधन चिन्ह। पूरी कविता जैसे शुरुआत होती है, तिरती है समीर सागर, जो पहला अंतरा कंप्लीट होता है, अंत में संबोधन का चिन्ह है ए विप्लव के बादल। तो जैसे कवि निराला किसे संबोधित कर रहे हैं, विप्लव के बादल को। तो यहीं से मैं अर्थ उठा रहा हूं, यहीं से ही आप देखें तो निराला जी कहते हैं, हे क्रांति रूपी बादल तुम आकाश में ऐसे मंडराते हो जैसे, आकाश में बादलों का विचरण कैसे होता है, जैसे तिरती है, विचरण करते हो आप समीर सागर पर, जैसे पवन रूपी सागर पर कोई नौका तैर रही हो, तिरती है समीर सागर, वायु रूपी सागर पर कोई नौका तैर रही है, आप उसी तरह से, उसी नौका के समान इस आकाश में, यानी इस संपूर्ण विस्तृत आकाश में तैरते हो, ए विप्लव के बादल। यह उसी प्रकार है जैसे आपकी स्थिति कैसी है, अस्थिर सुख पर,
सुख, जिसे वो विशेषण के साथ निराला अभिव्यक्त कर रहे हैं कि सुख कैसा है, अस्थिर है, और उस पे जैसे दुख की छाया मंडराती रहती है, उसी प्रकार से विप्लव के बादल तुम इस समीर सागर पर तैरते रहते हो। ये उसी प्रकार है जैसे अस्थिर सुख पर दुख की छाया मंडराती रहती है। सुख हवा के समान चंचल है और अस्थायी है। ये इन पंक्तियों से अर्थ हुआ। अब अगली पंक्तियों की तरफ हम बढ़ते हैं। अगली दो पंक्तियां में निराला क्या कर रहे हैं, तो आप देखिएगा, निराला कहते जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। स्थिति क्या है, बादल संसार के जले हुए हृदय पर निर्दय प्रलय रूपी माया के रूप में हमेशा स्थित रहते हैं। ये दूसरी पंक्तियों का अर्थ। फिर वो विप्लव के बादल को क्या कर रहे हैं निराला, तो आप देखिए, वो विप्लव के बादल को निराला जी कह रहे, यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से। विप्लव के बादल को संबोधित करते हुए निराला कह रहे हैं कि बादलों की यह युद्ध रूपी नौका जिसमें आप तैर रहे हो, युद्ध रूपी नौका में क्या है, भरी आकांक्षाओं से। क्योंकि बादल क्रांति का प्रतीक है, और क्रांति अगर यदि समाज में होगी तो उससे जिन व्यक्तियों की आशाएं पूर्ण होने की संभावना बनेगी, उनकी आकांक्षाओं से वो नौका भरी हुई है। तो यहां पर निराला करें, बादलों की युद्ध रूपी नौका में आम आदमी की इच्छाएं भरी हुई रहती है। ये जो तेरी युद्ध तरी है, ये युद्ध की नौका है, हे विप्लव के बादल, ये किससे भरी हुई है, ये आम आदमी की इच्छाओं से, उनकी आकांक्षाओं से। घन, अगली दो पंक्तियां, भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर उर्मे पृथ्वी के आशाओं से। देखिए, बहुत ही सामासिक लिख रहे हैं निराला। घन, वो क्या करें, कवि कहता है, ये अर्थ कुछ इस तरह से होगा। कवि कहता है, हे बादल, हे घन, भेरी गर्जन से, तेरी भारी भरकम गर्जना से। विप्लव का बादल है, जब गरज रहा है तो उसकी भारी भरकम गर्जना से क्या हो रहा है, सजग सुप्त अंकुर उर्मे पृथ्वी के, धरती के गर्भ में सोए हुए जो अंकुर हैं वो सजग हो जाते हैं। धरती के गर्भ में जो अंकुर हैं वो तेरी इस भारी भरकम गर्जना से, इस क्रांति की प्रतीक रूपी गर्जना से, वो जो सुप्त थे अभी तक अपने अधिकारों के प्रति, जो एक तरीके से निश्चेष थे, वो क्या हो रहे हैं, इससे जागृत हो जाते हैं सुनकर तेरी इस गर्जना को। अर्थात कमजोर व निष्क्रिय व्यक्ति भी संघर्ष के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर आगे बढ़िएगा, और उनमें क्या भाव दिखने लगता है, तो ये देखिएगा, ऐसे शोषित व्यक्ति नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं, हे विप्लव के बादल। ये फर्स्ट पेरे की अंतिम दो लाइनें नवजीवन की, वो आशाओं की, नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं, हे विप्लव के बादल। तो आगे देखिए, हे विप्लव के बादल, हे क्रांति के प्रतीकात्मक बादल, ये जो अंकुर है ये नए जीवन की आशा में सिर उठाकर तुझे ताक रहे हैं। अर्थात शोषितों के मन में भी अपने उद्धार की, अपने बेहतर जीवन की आशाएं फूट पड़ती है। कवि का भाव है कि किसान मजदूर की आकांक्षाएं बादलों को नव निर्माण के रूप में पुकार रही है। बादल जनता के लिए, आम जनता के लिए युग प्रवर्तक के रूप में है। उनका बरसना, गर्जना नव जीवन की सृष्टि करना है। तो इस तरह से ये पहला अंतरा आपका कंप्लीट होता है। हमने प्रसंग देखा, प्रसंग हम किस तरह से लिखेंगे, उसमें कुछ बातों का जिक्र होना बहुत जरूरी है। लेखक कौन है, जो लेखक की ये रचना संकलित की गई है, ये मूल रूप में कहां संकलित है,
तो जैसे अनामिका में संकलित है, अनामिका में क्या पूरी कविता को लिया गया है कि नहीं, उसके किस पार्ट से ये ली गई है कि उसके छठे भाग से ये लिया गया है, और इसमें कवि की दृष्टि क्या है, उद्देश्य क्या है, जिसे हम कहते हैं कथ्य के रूप में वो संदेश क्या देना चाह रहा है उक्त पंक्तियों में, उसका भी जिक्र हम प्रसंग में करेंगे और करके फिर आप व्याख्या करेंगे। अब इसका तीसरा पार्ट चालू होता है विशेष, तब जाके ये व्याख्या कंप्लीट होगी। विशेष में आप क्या लिख सकते हैं, तो विशेष में मित्रों जब भी कविताओं की व्याख्या होती है तो विशेष में जिक्र किन चीजों का कर सकते हैं हम, तो पहले तो यह है कि जो पार्ट आपके बीच व्याख्या के लिए दिया गया हो उसमें कवि का कथ्य क्या है, यानी मूल भाव क्या है, वो आपको क्या पंक्तियों के द्वारा कहना चाह रहा है उसके बारे में आप लिखें। उसके बाद आप भाषा के बारे में लिखें, भाषा के गुण के बारे में बता सकते हो आप, भाषा कैसी है। दूसरा, काव्य रूप के बारे में बता सकते हो कि जो पद या काव्यांश दिया गया है उसका काव्य रूप क्या है, उसकी शैली क्या है, अलंकारों का प्रयोग किस तरह से कवि ने किया है, यदि छंदोबद्ध है तो छंद की बात करें, मुक्त छंद में है तो छंद के बारे में आप सूचना दें, उसमें अगर यदि कोई किसी तरह की रस के बारे में जानकारी प्रकट हो रही है तो रस की भी आप दें, यदि आपको उसमें कोई दोष नजर आ रहा हो पंक्तियों में तो दोष का भी आप जिक्र कर सकते हैं। इस तरह से हम विशेष को बनाएंगे। तो अब आप देखिएगा हम यहां विशेष किस तरह से लिखें। बादल को क्रांति के दूत के रूप में चित्रित किया गया है, जो मैंने आपको बताया है, यह प्रगतिवादी विचारधारा का प्रभाव है। अब देखो मैंने आपसे पहले भी कहा है कि वैसे तो निराला की पहचान जैसे हम हिंदी साहित्य के इतिहास में करेंगे तो निराला छायावाद के प्रसिद्ध कवि के रूप में अपना प्रारंभिक परिचय धारण करते हैं, पर निराला की कविताएं उत्तरोत्तर विकास करती है और एक समय के अंतराल के बाद उनके कविताओं में प्रगतिवादी विचारधारा के तत्व भी दिखाई देने लगते हैं। और ये जो कविता है ये हमें छायावादी निराला से परिचय नहीं कराती है, अपितु इस कविता से जो निराला की छवि उभर कर आती है वो प्रगतिवादी निराला है। इसमें जो अब वही भाषा शैली की बात हो रही है, तत्सम शब्दावली है, जो भाषा है तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली हिंदी है। काव्य की रचना मुक्त छंद में हुई है, मैंने पहले भी बताया आपको, निराला खुद ही इसके प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि निराला। मुक्त छंद ऐसा छंद है जिसमें मात्राओं और वर्णों की मात्रा स्वतंत्र होती है और यह पूर्वापर संबंध से रहित होता है, तो मुक्त छंद। समीर सागर, अब इसमें कुछ वर्ड आते हैं उनके बारे में भी हम लिख सकते हैं, जैसे समीर सागर, दुख की छाया आदि में रूपक, सजग शुप्त में अनुप्रास तथा काव्यांश में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग भी किया गया है। अब मानवीकरण अलंकार छायावाद की सीमा में जैसे ही हिंदी साहित्य प्रवेश करता है तो परंपरागत छंदों के साथ कुछ छंदों के साथ नयापन लिए हुए कुछ छंद हिंदी साहित्य में प्रयुक्त होने लगते हैं। उनमें एक है मानवीकरण, एक है विशेषण विपर्य और एक है ध्वन्यर्थ व्यंजना। तो अब बात करते हैं यहां पर मानवीकरण की। मानवीकरण किस तरह का अलंकार है? मानवीकरण एक ऐसा अलंकार है जिसमें प्रकृति की अचेतन क्रियाओं पर मानवीय चेतन क्रियाओं का जब आरोप करके यानी मनुष्य के समान उनको क्रियाकलाप करते हुए दिखाया जाए तो उस जगह पर मानवीकरण अलंकार कहलाता है। यहां पर ऐसा किया गया है और वीर रस का प्रयोग रचना में दिखाई देगा, ओजस्वी भाव है, तो इस तरह से हम विशेष लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा जो हिस्सा है उसको देखते हैं। कविता का दूसरा हिस्सा कुछ इस तरह से रूप ग्रहण करता है मित्रों, आप देखिएगा। फिर पहले मैं पूरा एक बार आपके लिए पढ़ देता हूं। फिर बार बार गर्जन, वर्षण है मूसलधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, अक्सर आ जाती है, आप याद रखेंगे। इतनी सी लाइन भी पूछी जा सकती है और आपसे इसका भाव या क्वेश्चन बनकर भी आ सकता है। अश्निपात से शापित उन्नत शत शत वीर, शत विशत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर। ये अंत की जो 3 पंक्तियां हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर दृष्टिकोण से।
तो ये आपका व्याख्या क्रमांक, ये मैंने बनाया हुआ है व्याख्या क्रमांक 2 पार्ट कर दिए आपकी कविता के। किताब में इस तरह से नहीं है कि व्याख्या 2 व्याख्या 3, नहीं, प्रसंग वैसा ही है जैसा कि हमने वहां, उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं करेंगे। ये देखिए, प्रस्तुत काव्यांश त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित काव्य संग्रह अनामिका, ये हमने पहले भी इसका जिक्र किया है। ये अगला देखिएगा आप, छठे भाग बादल राग से लिया गया है। निर्धन कर्षकों द्वारा बादलों की प्रतीक्षा करते बताया गया है, जो परिवर्तन की आकांक्षा व इच्छा लिए क्रांतिकारी बादलों को ताक रहे हैं। जो कृषक है वो बादलों की बाट जोहते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब व्याख्या का हिस्सा हम शुरुआत करते हैं। ये देखिए, पहला हिस्सा, फिर बार बार गर्जन वर्षण है मूसलधार। कवि निराला, अब वही पृष्ठभूमि, थोड़ा सा मुखड़ा भावों को जोड़ने के लिए जरूरत पड़ती है, ताकि आपको चीजें आपको भी और जो एग्जामिनर चेक करे या जिसके समक्ष हम व्याख्या कर रहे हैं उसको थोड़ा सा हाव भाव पता चले, इसलिए थोड़ी सी पृष्ठभूमि लिख देते हैं तो अच्छा रहता है। कवि निराला बादल को विश्व में परिवर्तन लाने की शक्ति से संपन्न, इसीलिए क्रांति का अग्रदूत कहा है, और क्रांति का प्रतीक मानकर उसे संबोधित कर कहते हैं कि, आप ऐसा लिखेंगे थोड़ा जोर पड़ेगा मतलब एक अलग स्थिति आपकी कॉपी बनकर उभर कर आएगी। अब क्या कवि कहता है कि हे क्रांतिकारी बादल, तुम बार बार गर्जन करते हो, बार बार गर्जन, बादल जो गरजने की शक्ति से युक्त है, तो बार बार गर्जन करते हो तथा मूसलाधार बारिश करते हो। वर्षण है मूसलधार, यानी कि क्रांति में क्या है, भावों में ओज है, क्षमता है, शक्ति है। जो विरोध प्रदर्शन है वो हल्का नहीं है, पुरजोर है। हृदय थाम लेता संसार, और तुम्हारे इस गर्जन को सुनकर और इस जबरदस्त मूसलाधार बारिश को देखकर क्या हो रहा है, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुनकर घोर वज्र हुंकार। तुम्हारी वज्र के समान भयंकर आवाज को सुनकर संसार अपना हृदय थाम लेता है, अर्थात भयभीत हो जाता है। यह तो हुआ अभिधात्मक अर्थ। अब आप इसमें ध्वनि देखिए, निराला क्या कहना चाह रहे हैं। यह है कि सामाजिक क्रांति के उद्घोष को सुनकर, यहां संसार से तात्पर्य क्या है, पूंजीपतियों के हृदय भयभीत होने लगते हैं, उन्हें अपनी सत्ता डगमगाती प्रतीत होती है, क्योंकि क्रांति में जब समाज में समानता की बात होगी तो किनके अधिकार छीने जाएंगे, उनके जिन्होंने अनुचित साधनों के द्वारा किसी का हक छीना है या किसी के हिस्से को अपने यहां जमा किया है। रुद्र कोश है, शुद्ध तोष, पंक्तियां आएगी अभी देखेंगे। अगली पंक्तियों की तरफ बढ़िएगा, ये देखिए आप, विरोधों में सामंजस्य, एक शब्द का प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत ही खूबसूरत करते हैं। यहां पर भी आप देखिए क्या हो रहा है। फिर ये बहुत ही चर्चित पंक्तियों में से उभर कर आती है मित्रों, ये स्टार्टिंग की 2 पंक्तियां आप याद रखिएगा। ये मतलब एक तरीके से यहां नब्ज है। डॉक्टर नामवर सिंह जी के शब्दों में बात करूं तो उभर कर बात ऐसे आएगी। गुरुजी कहते हैं कि हर कविता, हर कहानी के बीच वाक्य, बीच शब्द होते हैं जो उस कविता के आधार स्तंभ होते हैं। उन पिलरों के ऊपर अपना वजन डाले हुए वो कविता, वो मूल भाव या वो मूल रचना आगे बढ़ती है। तो ये जो मैं कुछ अभी पंक्तियां, इसके पहले जो 3 या 4 बताई और ये बात की, ये जो 2 पंक्तियां हैं, ये कुछ इस तरह का पार्ट है इस कविता का जो इस कविता के मूल कथ्य को के वजन को अपने पर धारण किए हुए हैं। तो देखिए, अश्निपात से शापित उन्नत शत शत वीर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं व्याख्या के दृष्टिकोण से। शत विशत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर। आगे देखिए, अश्निपात से शापित, अर्थ देखिए,
बिजली गिरने से आकाश की ऊंचाइयों को छूने की इच्छा रखने वाले ऊंचे पर्वत भी उसी प्रकार घायल हो जाते हैं जैसे रण क्षेत्र में वज्र के प्रहार से बड़े बड़े वीर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। यह तो हुई एक सिंपल अश्निपात से शापित। शापित क्यों कहेंगे कि जो जो ऊंचाई अश्निपात यानी कि वज्र के समान जो बिजलियों के गिरने से जो शापित हैं। अब शापित कौन है? जो ऊंचाई धारण किए हुए हैं। ऊंचाई धारण कौन किए हुए हैं समाज में? जिनके पास पूंजी है, तो उनको कहेंगे अश्निपात से शापित। दूसरे शब्दों में बड़े लोग या पूंजीपति ही क्रांति से प्रभावित होते हैं क्योंकि उन पर ज्यादा संभावना है वज्र जैसी उस बिजली के गिरने की। क्योंकि समाज में अगर क्रांति होगी तो सबसे पहले नुकसान या किनको ज्यादा हानि उठानी होगी? जो ऊंचाई धारण किए हुए हैं। अब फिर चाहे वो पर्वत जैसे ही क्यों, बिजली जब गिरती है तो पर्वतों को भी चीर देती है। और उसी तरह से इस समाज में क्रांति रूपी बिजली जब गिरेगी तो जो उन्नति ऊंचाई धारण किए हुए हैं, जो बड़े सिद्ध हैं, जिन्होंने पूंजी को इकट्ठा करके अपने को समाज में ऊंचाई का स्थान दिलाया है, उन पर यह बिजली ज्यादा गिरेगी। इसका प्रतीकात्मक अर्थ यह है कि समाज का निम्न वर्ग दुखों से आक्रांत है, अतएव क्रांति से ही उनका उद्धार हो सकता। अब ये दूसरी, उन्नत शत वीर। उन्नत शत वीर का अर्थ क्या होगा? एक के ऊपर तो एक तो शापित है, एक है उन्नत शत वीर। इसका अर्थ है कि समाज का निम्न वर्ग दुखों से आक्रांत है, अतएव क्रांति से उसका उद्धार हो सकता है। सामाजिक परिवर्तन के लिए रणभेरी का गर्जन आवश्यक है। शत विशत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर। आगे देखिएगा, कवि ने बताया है कि सामाजिक क्रांति आने से दलित शोषकों को नवजीवन की आशा होती है। तत्सम प्रधान ओजस्वी शब्दावली है। मानवीकरण, अनुप्रास, अलंकार, शब्द बिंबों का प्रयोग बेहतर किया है। अब इस कविता का तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट क्या कहता है? हंसते हैं छोटे पौधे लघुबार। देखो, दोनों स्थितियों को उन्होंने चित्रित कर दिया है। जो ऊंचाई धारण किए हुए हैं उन पर समाज में क्या हो रहा है? क्रांति के समय बिजली गिर रही है, वो अश्निपात से शापित है। और एक दूसरा वर्ग है समाज में जो जिसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है किंतु पाने के लिए पूरा जहां पड़ा है। ऐसे जो कि छोटा यानी कि जो जिनके लिए एक विशेषण प्रयोग किया है, छोटे हैं, वो क्या हो रहे हैं? क्या वो भयभीत है? नहीं, उनमें एक अलग स्थिति दिखाई दे रही। हंसते हैं, वो तो हंस रहे हैं। छोटे पौधे लघुबार, शस्य अपार, उनमें अपार हरियाली समाई हुई है। हिल हिल, खिल खिल, हाथ हिलाते तुझे बुलाते, वो तो हिल हिल कर, खिल खिल कर, हाथ हिला हिला कर, हे विप्लव के बादल तुझे बार बार बुला रहे हैं। विप्लव रव से अब उन्होंने एक सार्वभौमिक सत्य उद्घाटित कर दिया है निराला ने निम्न पंक्ति में, विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते। जब भी क्रांति होगी, कहीं पर भी एक क्रांति हो, इतिहास में भी भविष्य में भी, उसमें एक बात कही जाएगी। आप एक सार्वभौमिक सत्य देखेंगे कि उसमें छोटे ही शोभा पाएंगे। किनको? क्रांति से फायदा होगा सामान्य वर्ग को, निम्न वर्ग को, शोषितों को, गरीबों को, वंचितों को। तो चलिए व्याख्या करते हैं। प्रसंग वैसा ही है। व्याख्या इन पंक्तियों की किस तरह से हो सकती है तो ये देखिएगा। कवि कहता है, क्रांति के वर्षण और गर्जन से पूंजीपति न केवल घबराने लगते हैं अपितु जीवन को व्यर्थ मानकर धराशायी होने लगते हैं। उन सभी पूंजीपतियों को गर्भोन्नत वृक्षों की भांति पृथ्वी पर गिरते हुए देखकर क्या हो रहा है? छोटे पौधे रूपी दलित वर्ग के लोग हंसते हैं। यहां दलित का मतलब है दबा हुआ, जिसको दबाया गया है। वे उनके विनाश से जीवन प्राप्त करते हैं।
छोटे हैं, लघु भार, इसी कारण अत्यधिक हरियाली, सस्य अपार, एक शब्द है सस्य अपार, इसका अर्थ होगा अत्यधिक हरियाली से प्रसन्न होकर वे अपने पत्ते रूपी हाथों को हिलाते हुए बार बार हिलाकर तुम्हें धरती की ओर आने के लिए आमंत्रित करते हैं। ए विप्लव के बादल, तेरे द्वारा क्रांतिकारी भयंकर ध्वनि करने से दलित वर्ग रूपी छोटे लता वृक्ष तो प्रसन्न ही होते हैं। यानी विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते हैं। उस बात को कहा जा रहा है, क्रांतिकारी भयंकर ध्वनि करने से दलित वर्ग रूपी छोटे लता वृक्ष तो प्रसन्न ही होते हैं, वे सदा शोभा ही पाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, क्रांति से निम्न वर्ग को अपने अधिकार प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है और इससे उनमें एक खुशी का माहौल जन्म लेता है। विशेष आप क्या लिख सकते हैं? तो विशेष में हम लिखेंगे, कवि प्रगतिवादी दृष्टिकोण के साथ बादलों को क्रांति और विद्रोह का प्रतीक मानता है। तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली है, ओजस्वी भाषा मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है, प्रकृति का मानवीकरण किया है, बार बार, सुन सुन, हिल हिल, शत शत, खिल खिल में पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार तथा हाथ हिलाने में अनुप्रास अलंकार का सटीक प्रयोग है। हृदय थामना, हाथ हिलाना मुहावरों का यथा योग्य प्रयोग है। तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली है, वीर रस और मुक्त छंद है। तो ये आपका विशेष हुआ। आगे देखिएगा, ये व्याख्या का चौथा हिस्सा, यह आपकी कविता का चौथा हिस्सा। ये क्या कहता है? देखिए, चौथा हिस्सा कुछ इस तरह से, अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन। देखिए, ये जो समाज में पूंजीपति वर्गों के द्वारा जो बड़े बड़े भवन, अट्टालिकाएं बनाई हुई है, जिन्हें देखकर गरीबों को भय उत्पन्न हो जाता है, उसके बारे में निराला क्या करें? अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। जब भी जल प्लावन होगा वो किस पर होगा? कीचड़ पर। शुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, किंतु उसी कीचड़ में खिलने वाला जो कमल है, उसकी स्थिति उस जल प्लावन में भी अलग बनी होती है। उसको हानि नहीं हो रही है, उसके तो पत्तों से जो पानी की बूंदे हैं वो छलकती हुई दिखाई देंगी, किंतु कीचड़ क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। रोग शोक में भी हंसता है शेषव का सुकुमार शरीर। और इस तरह से ये अगली कविता की पंक्तियां, प्रसंग उसी तरह से आप लिखेंगे। कवि ने पूंजीपतियों में क्रांति का भय और निर्धन गरीबों में हर्ष की लहर को वर्णित किया है। किस तरह से वर्णित किया है? तो ये देखिएगा, पहली दो पंक्तियां आपके बीच रखता हूं। पहली दो पंक्तियां रूप ग्रहण करती है मित्रों, अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन। कवि पूंजीपतियों के बड़े बड़े भवनों को देखकर क्या कहते हैं कि ये जो ऊंचे भवन अपनी ऊंचाई द्वारा गरीब व निर्धन लोगों को भयभीत करते हैं, इन भवनों की ऊंचाइयां ही उनमें डर भर देती है। गरीबों में इन्होंने गरीबों के शोषण से ही ऊंचे भवन निर्मित किए हैं। ये पहली पंक्ति। दूसरी देखिएगा, दूसरी दो पंक्तियां, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। वर्षा से जो जल प्लावन बाढ़ आती है उसमें सबसे पहले कीचड़ ही बहता है समाज का। तो ध्वनि क्या है? अगर क्रांति रूपी जल प्लावन हुआ तो समाज का जो कीचड़ है वो सबसे पहले बहेगा। और समाज का कीचड़ कौन है? समाज का कीचड़ वो समस्त है जिन्होंने अनैतिक अनुचित साधनों से किसी दूसरे का हक छीना हो। तो सबसे पहले ये जल प्लावन उसको खत्म करेगा, उसको इक्वल करेगा। आगे देखिए, शुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर। ये देखिए आप,
छोटे से कमल के फूल से तो, जो भले उस कीचड़ में खिल रहा है, पर उसको इस क्रांति से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। कीचड़ में ही तो कमल खिल रहे हैं, और उस कमल के लिए निराला लिख रहे हैं कि छोटे से कमल के फूल से तो उस जल को स्पर्श कर और भी आनंदित अनुभव होता है कि जब जल प्लावन का पानी उस कीचड़ को बहाते हुए उस कमल को स्पर्श करते हुए निकलेगा, तो उस कमल की स्थिति क्या होगी? उस छोटे कमल से तो, प्रफुल्लित कमल से तो वो जो जल है वो सदा छलकता हुआ निकल जाएगा। कहने का भाव यह है कि कीचड़ पूंजीपतियों का पर्याय और कमल उन गरीबों के समान है। गरीबों के बच्चे अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी जीने वाले सुकुमार होते हैं, जिन पर प्रकृति का कोई असर नहीं होता, बल्कि प्रकृति के विभिन्न रूप को देखकर भी वो सदैव प्रसन्न रहते हैं। इस तरह से ये दो पंक्तियां कुछ ध्वनियां अपने में लिए हुए होती। ये देखिए, अगली फिर दो पंक्तियों की ओर मैं आपका ध्यान चाहूंगा। ये क्या कहती है? रोग शोक में भी हंसता है शेषव का सुकुमार शरीर। गरीब, रोग व्याधि, दुख पीड़ा सभी में समान स्थिति में रहता है, जबकि पूंजीपति ही सदैव अपने शोषण से उत्पन्न क्रांति के कारण भयभीत रहते हैं। तो इस तरह से ये पंक्तियां हुई। अब विशेष देखिएगा, विशेष में क्या है? जल प्लावन में कमल खिलता है, अर्थात कष्टों में भी सामान्य वर्ग प्रसन्न रहता है, जैसी विशेषोक्ति प्रस्तुत की गई है। शब्द लघु आकार लिए तत्सम प्रदान खड़ी बोली है। बिंबों और अलंकारों का प्रयोग बखूबी किया गया है। अगला हिस्सा कविता का, ये देखिए, अगला हिस्सा क्या कहता है? मैं पहले पंक्तियां पढ़ देता हूं। रुद्ध कोश है शुद्ध तोष, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं। धनिवर्जन गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढाप रहे हैं। ये पंक्तियां हैं। प्रसंग आप क्या लिखेंगे उसी तरह से आप प्रसंग को बढ़ा सकते हैं। अनामिका के छठे भाग से, बादल राग से ली गई है। इसमें कवि ने बादलों से क्रांति का आह्वान किया है। वे अपनी गर्जना से पूंजीपतियों को आतंकित कर रहे हैं। अब लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड व्याख्या और उनकी ध्वनियां देखते हैं। रुद्ध कोश है शुद्ध तोष। यहां क्या करना चाहते हैं कि स्थिति क्या होगी समाज में? भाई क्रांति की जरूरत क्यों पड़ी? क्रांति की जरूरत इसलिए पड़ी कि पूंजी का क्या हो गया है? एकत्रित फ्लो रुक गया है। कैसे रुक गया है? संचय कर लिया गया है। ये देखिए आप, पूंजीपतियों के द्वारा धन का संचय करना एक प्रकार से विनिमय की गति को बंद करना है। रुद्ध कोश, कोश जो है, खजाना जो है, वो रुक गया है, रुध गया है। ऐसा करने से गरीब और अधिक गरीब होते जा रहे हैं। पूंजीपतियों को अपार धन राशि का संचय करके भी उन्हें संतोष मिलना चाहिए, पर वो कैसे हैं? शुद्ध तोष। वो संतोष में नहीं है, वो और चाहिए। वो कहते हैं ना, ये दिल मांगे मोर। तो कवि निराला कहते हैं कि शोषित वर्ग का विनाश आवश्यक है। सामान्य जनता का शोषण करते हैं। शोषकों एवं पूंजीपतियों ने जनता के अपार धन का शोषण करके उसे अपने खजानों में बंद कर रखा है। फिर स्थिति क्या है आगे देखिए, अगली दो लाइनें। अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं। अब उन शोषितों की स्थिति क्या है? वे अपनी अंगना, सुंदर अंगनाओं के अंगों से लिपटे रहने पर भी सदा क्या है? आशंकित, आतंकित रहते हैं। वो चाहे कितने ही साधन जुटा लें आनंद के, किंतु फिर भी उनके मन में कुछ न कुछ डर और भय हमेशा ही बना रहेगा। पंक्तियां कर रही। फिर आगे की दो पंक्तियां देखिएगा। धनी वज्र गर्जन से बादल, हे क्रांति के बादल, त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। तेरी विद्रोह की भयानक ध्वनि को सुनकर ऐसे पूंजीपति वर्ग भयभीत होकर अपने नेत्रों को और मुख को ढक रहे हैं। अर्थात क्रांति के स्वर को सुनकर भयभीत और कंपित हो रहे हैं।
विशेष वैसा ही लिखोगे। अगला हिस्सा फिर देखिएगा, ये देखिए, जीर्ण बाहु। अब जिसका शोषण किया, उस शोषित गरीब कृषक मजदूर वंचित की स्थिति कैसी है, जिसने इस क्रांति के बादल का आह्वान किया वो कैसा है? तो देखो वो ऐसा है, जीर्ण बाहु है, भुजा ऐसी है क्षीण शरीर, शरीर क्षीण है, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ये कृषक जो है अधीर होकर बुला रहा है विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मास ही है आधार, ए जीवन के पारावार। तो ये अंतिम पंक्तियां हैं इस कविता में, काव्यांश की अंतिम उपसंहार की पंक्तियां आपके बीच प्रस्तुत करता हूं। और ये प्रसंग वैसा ही है, इसमें कवि ने किसानों द्वारा बादलों को बुलाए जाने का वर्णन किया है। तो व्याख्या की तरफ आपको लेकर जाता हूं। व्याख्या इस तरह से है, देखिए, जीर्ण बाहु है क्षीण शरीर। कवि बादलों को आमंत्रित करते हुए कहता है कि हे बादल, जीर्ण जर्जर भुजाओं वाला, दुर्बल शरीर वाला, अर्थात निरंतर शोषित रहने और पुष्ट भोजन न पाने से अत्यंत दुर्बल हाथ पैरों वाला किसान तुझे बड़ी आतुरता से बुला रहा है। तुझे बुलाता कृषक अधीर, बहुत आतुरता से वो तुझे बुला रहा है। और देखिएगा उसकी स्थिति स्पष्ट करते हुए निराला फिर कुछ लिखते हैं। वो लिखते हैं, चूस लिया है उसका सार। यहां देखिए, धनिक वर्ग ने, शोषक ने, पूंजीपति ने, जिसके पास साधन संपन्न है, उसने क्या कर लिया है? धनिक वर्ग ने किसान का शोषण कर लिया है। इससे उसकी ऐसी बुरी दशा हो गई है कि हे नवीन शक्ति और सामाजिक क्रांति से संपन्न बादल, शोषित कृषक वर्ग का इतना शोषण हो गया है कि वह अब मात्र क्या हो गया है? हाड़ मांस ही है आधार, की हड्डियों का ढांचा रह गया है। पूंजीपतियों ने उसका सारा जीवन रस चूस लिया है, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मांस ही अब उसके जीवन का आधार रह गया। तो ये कविता के उपसंहार की पंक्तियां हैं। ए जीवन के पारावार, ये अंत में बादल को संबोधन देते हैं। ऐसी अवस्था में अब तुम्हें उसके जीवन दाता हो, पारावार, ए जीवन रूपी जल के सागर, तुम ही ऐसे शोषितों को शोषण से मुक्ति दिलाकर बचा सकते हो, उनके जीवन में अपनी वर्षा रूपी क्रांति से परिवर्तन लाकर संरक्षण प्रदान कर सकते हो। इसलिए कवि ने पारावार बादल को कहा है। विशेष में आप वो सारी बातें तो लिखेंगे, कुछ नया सा इसमें ये लिख सकते हो, कवि ने किसानों एवं गरीबों की स्थिति बताते हुए क्रांति दूत बादलों का आह्वान किया है। भाषा संस्कृत में प्रधान, ओजस्वी भाव और बिंब सादृश्यता से युक्त है। तो मित्रों, अभी आपने देखा आरोह भाग 2 महाप्राण निराला की प्रसिद्ध कविता बादल राग, जो अनामिका से संकलित की गई थी, उसकी व्याख्या, उसके संदर्भ, प्रसंग, विवेचना आपके बीच प्रस्तुत की गई। मेरा प्रयास था कि मैं अधिक से अधिक अर्थों और ध्वनियों के साथ कविता को आपके बीच रख सकूं, और ऐसा मेरा विश्वास है कि ये कविता जो प्रस्तुतिकरण है आपके एग्जाम में आपका साथ देगा, और कविता के मूल भाव को समझाने में मैंने मेरी तरफ से पूरा प्रयास किया है। और ये उम्मीद है कि आपको ये कविता समझ में आई होगी, आप अच्छा लिख पाएंगे। और अगले पार्ट में मैं फिर नए वीडियो के साथ, नए भावों के साथ, नए विचारों के साथ आपके बीच में बहुत जल्दी आऊंगा। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं मित्रों। यदि आप यहां तक देख रहे हैं और आपको लगता है कि मैंने आज पुनः आपके लिए कोई अच्छी बात जो आपके लिए उपयोगी होगी वो की है, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक बच्चों तक इन चीजों को पहुंचाने में मेरी मदद करें। जय हिंद, जय भारत।